हाय फ्रेंड, मैं इरशाद आप सभी को स्वागत करता हूँ यूपीएससी लवर चैनल पर। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड पेपर भारतीय आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो मॉडल पेपर हम लोगों के बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मौर्यकालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी सिंधुकालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मौर्यकालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे डिस्कस करेंगे और आप इसका जो पहले का सीरीज है उसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां से आपको ये मिल जाएगा, वहां पर आप इसको देखिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। और आप ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर से जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग मौर्यकालीन मूर्तिकला के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपका जो मौर्यकालीन कला मुख्यतः विकसित होता है वो अशोक के शासनकाल में ही विकसित होता है। और उसमें से जो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके डीडीयू के एग्जाम में, जो एग्जाम होने वाला है हम लोगों का, जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ही हो। और हमें लगता है कि हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे रिटेन हो। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का जो प्रचलन होता है वह अशोक के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख कौशाम्बी के अभिलेख को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख आपका है रोमिनदेही का स्तंभ लेख। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्यकालीन कला को विभक्त किया जाता है? तो मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें आपका एक लोक कला होता है, एक आपका राजकीय कला होता है। लोक कला वह कला जिसमें कॉमन पीपुल का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि राजकीय कला वह कला जिनका डेवलपमेंट किसी विशिष्ट अधिकारी या विशिष्ट विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, तो उसे हम राजकीय कला कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्यकालीन स्तंभ के भागों के नाम बताओ? तो मौर्यकालीन जो स्तंभ हुआ करता था इस टाइप का, जिसपे आप सारनाथ का स्तंभ देख सकते हैं, तो इसके दो भाग होते थे। एक थंब होता था, ये धम गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर थंब होगा। ठीक है, थंब थंब होगा आपका। ठीक है, और दूसरा उसका होगा शीर्ष। तो जो वहां पर हमें स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं उसके दो भाग होते थे। कौन कौन? एक आपका शीर्ष होता था और एक इसका थंब होता था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता में जो दो कावंद मूर्तियां मिली हैं वह पुरुष का है या स्त्री का है? तो इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है कि वह स्त्री का है या पुरुष का है, बट मैक्सिमम विद्वानों का जो सहमत जताया जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों का है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य मूर्तिकला का ज्ञान किसके शासन से प्राप्त होता है? तो मौर्य मूर्तिकला का ज्ञान हमें अशोक के शासनकाल से प्राप्त होना प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य कला शैली में बने कला के कितने प्रतिमान प्राप्त हुए हैं? तो मौर्य कला शैली में बने जो प्रतिमान है हमें 4 प्रतिमान प्राप्त होते हैं उनकी मूर्तियों का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्यकालीन मूर्तिकला को कितने आयामों में विभक्त किया जाता है? तो मौर्यकालीन जो कला है उसमें मूर्तियों को 2 आयामों में विभक्त किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के स्तंभ के कितने भाग थे? तो वही जो मैं आपको बताया हूं, एक थंब था एक शीर्ष था, यानी कि अशोक के स्तंभ के 2 ही भाग थे। आपका ऑप्शन सी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कावंद की मूर्ति किस पत्थर से बनी है? तो कावंद की मूर्ति जो हमें कहाँ से मिलती है? ये सीधे सीधे आपका हड़प्पा चैप्टर से, किससे? हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। और वहां से हमें जो है जो मूर्तियां कावंद की प्राप्त हुई हैं वह किससे बनी हुई थी? लाल बलुआ पत्थर से, जो कि चुनार की खान से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? चुनार की खान से, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु प्रस्तर मूर्तियां अब कुल कितनी संख्या में मिली हैं? तो लघु प्रस्तर मूर्तियां मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में जो प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं जो छोटे आकार की हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैल कुत्ता आदि की मूर्तियां मिली हैं। तो बैल और कुत्तों की मूर्तियां जो हमें लोथल से प्राप्त होती हैं, और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। उसको हम लोग लोथल ऑफ मैनचेस्टर ऑफ लोथल कहते हैं। यहाँ से हमें डेकयार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पर पोर्ट हुआ करता था या बहुत अच्छा ट्रेडिंग पोर्ट था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा मूर्ति कला में एक खोखली मूर्ति प्राप्त हुई है मिली है, वह किसके लिए प्रयोग की गई थी? तो जो वहां पर खोखली मूर्ति प्राप्त हुई है वह पशु पक्षियों के लिए प्रयोग की गई है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा मूर्तिकला में किस मूर्ति का अभाव है? हड़प्पा मूर्तिकला में हमें गाय की मूर्तिकला का अभाव है या गाय के चिन्ह का अभाव, हमें कहीं भी गाय का साक्ष्य नहीं मिलता है, न ही गाय पूजा का, न ही गाय का अस्तित्व का, जबकि हमें बैल का, कुत्ता का, बैलगाड़ी का मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा मूर्तिकला में किस रंग के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं? तो हड़प्पा में जो है आपके लाल और गेरुआ, ये दोनों प्रकार के रंग के बर्तन मिले हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये रहा आज का टॉपिक। शायद इतने ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं हमारी टीम द्वारा आज। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से देखें और जो चीज़ें आपको ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये सभी लोग अपने क्लासमेट के सभी को फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।